नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से जंग की धमकी दी है। रावलपिंडी के आर्मी दफ्तर से जंग की धमकी आई है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने कहा है कि आखिरी गोली से लेकर आखिरी आदमी तक जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा लेकिन कश्मीर का मुद्दा नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की इस धमकी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दोस्ती की नई इबारत लिख रहे हैं, जिसका दायरा तय हो गया है, जिसकी शुरुआत आज नहीं 19 साल पहले हुई थी, जिसकी एक तस्वीर खुद मोदी ने आज साझा की है। थैंक यू माय फ्रेंड राष्ट्रपति पुतिन। उनकी आंखों में उनके सपने ये सब ऐसे दिख रहा है कि जो दुनिया सोचती है ये राष्ट्रपति पुतिन बिल्कुल ही अलग इंसान है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के लिए मुझे आपका निमंत्रण बहुत सम्मान का विषय है। दोनों देशों के बीच सहयोग को एक नया आयाम देने के लिए यह एक नया ऐतिहासिक अवसर है। यह संभव हुआ है मेरे परम मित्र प्रेसिडेंट पुतिन के निमंत्रण से। वह निमंत्रण जिसने मुझे व्लादिवोस्तोक आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य दिया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का और मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त पुतिन का वो किस्सा सुनाया जो बहुत पुराना है। मोदी दिल से बोले और पहली बार पुतिन से दोस्ती के राज खोले। यह सुखद ऐतिहासिक संयोग है कि प्रेसिडेंट पुतिन और मेरे बीच भारत और रूस का 20वां एनुअल समिट हुआ है। साल 2001 में जब ऐसा समिट पहली बार रूस में हुआ था, तब मेरे मित्र पुतिन रूस के राष्ट्रपति थे और मैं अटल जी के साथ, उस समय के हमारे प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भारत के डेलीगेशन में आया था। राष्ट्रपति पुतिन की और मेरी राजनीतिक सही यात्रा के दौरान दोनों देशों की दोस्ती और सहयोग का सफर तेजी से आगे बढ़ा है। राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस रिलेशनशिप को विश्वास और भागीदारी के जरिए सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं और इसकी उपलब्धियां मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव ही नहीं, क्वालिटेटिव बदलाव लाए हैं। सुना आपने, मोदी और पुतिन की फ्रेंडशिप का सॉलिड जोड़ है। यह बात आज से पहले तक बहुत कम लोग जानते थे कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और नरेंद्र मोदी की पर्सनल बॉन्डिंग बहुत पुरानी है। तब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बात 19 साल पुरानी है जब दोस्ती का आगाज हुआ था। आज दोस्ती का अंदाज निराला है। इस दोस्ती के मायने समझना है तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के एक एक शब्दों को गौर से सुनिए। हमेशा बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, हमारे देश के एक महान मित्र का स्वागत करना। प्रधानमंत्री मोदी और मैं हम नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं और हमारी बैठकें बहुत अच्छी परंपरा है। और हाल में जो शंघाई सहयोग संगठन में भी हमारी मुलाकात हुई बिश्केक में, और G20 शिखर बैठक के दौरान हमारी मुलाकात ओसाका में। हमारी जो बातचीत है बहुत ही खुली बातचीत है। ये दोस्त पुतिन की पुकार है, रूस में मोदी की जयकार है। दुनिया के दो बड़े नेताओं के बीच ऐसी केमिस्ट्री को देखकर चीन से लेकर पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। जब जब मोदी और पुतिन साथ दिखते हैं तो दुश्मन यूं जलते हैं। जिस तस्वीर से आज पाकिस्तान और चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी वो तस्वीर ये है। मोदी अपने दोस्त पुतिन के साथ समंदर की सैर पर निकले। मोदी यॉट से शिप बिल्डिंग प्लांट देखने गए।
जिस वक्त मोदी यार्ड का दौरा कर रहे थे, पुतिन पीछे पीछे चल रहे थे। याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा छोटा है, लेकिन एजेंडा बड़ा है। कितना बड़ा, मोदी ने ज्वाइंट संबोधन के दौरान बताया। इस निमंत्रण और स्वागत सत्कार के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल उनके साथ और अपने दूसरे मित्र नेताओं के साथ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए मैं उत्सुक हूं। मैं अगले साल एनुअल समिट के लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत में प्रतीक्षा करूंगा। साल 2020 में रूस एससीओ और ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में ये संगठन सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके लिए भारत का और मेरा व्यक्तिगत रूप से पूरा सहयोग रहेगा। मोदी और पुतिन का रिश्ता कुछ सालों का नहीं, बल्कि 19 साल पुराना है। इस दोस्ती का असर 2014 के बाद भारत रूस के रिश्तों में भी दिखा। दुनिया के हर मंच पर रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आतंकवाद से लेकर कश्मीर तक रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने रूस के दरबार में कई बार हाजिरी लगाई, लेकिन मोदी और पुतिन की सॉलिड फ्रेंडशिप की वजह से इमरान को खाली हाथ लौटना पड़ा। और तो और, रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला करके दुनिया को इस दोस्ती का दम दिखा दिया। आपने मुझे अपने देश के सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की घोषणा की। उसके लिए मैं आपका और रूस के लोगों का आभारी हूं। यह हम दोनों देशों के लोगों के बीच विशेष मैत्री संबंधों को दर्शाता है और 1.3 बिलियन भारतीयों के लिए बहुत ही सम्मान का विषय है। रूस भारत का एक अभिन्न मित्र और विश्वसनीय साझेदार है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का विस्तार करने पर आपने व्यक्तिगत ध्यान दिया है। मोदी और पुतिन इससे पहले जून 2019 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई शिखर सम्मेलन में मिले थे। तब भी दुनिया ने मोदी पुतिन का दोस्ताना देखा था। जब दोस्ती का इम्तिहान लेने की कोशिश हुई तो मोदी और पुतिन एक साथ खड़े रहे। अमेरिका के अड़ंगे के बावजूद भारत ने रूस से S-400 मिसाइलों की डील की। इतना ही नहीं, रक्षा से सुरक्षा तक पुतिन और मोदी कमिटेड है। मिलिट्री और टेक्निकल क्षेत्र में भी हम सहयोग कर रहे हैं। हमने बहुत ही सफलतापूर्वक हमने मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन को 2020 तक कार्यान्वयन किया और हम सोच रहे हैं इसको और 10 साल आगे बढ़ाएं। मैं यहाँ पे बल देना चाहूंगा कि पिछले 50 सालों से हमारे देश ने भारत के आधुनिक के सैनिकों को, नेवी को भी हमने आधुनिकीकरण में योगदान किया है। बहुत सारे रशिया के वेसल अभी इंडिया नेवी का भाग हैं। इसमें विक्रमादित्य भी मौजूद है, विक्रमादित्य जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्ती के जहाज पर सवार मोदी और पुतिन ने दुनिया को डायरेक्ट मैसेज दे दिया। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो रूस और भारत के रिश्तों को लेकर अपने दिमाग में 1% भी कंफ्यूजन रखते हैं। आज हमने बहुत से प्रमुख ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पर हमेशा की तरह खुलकर और सार्थक चर्चा की। भारत एक ऐसा अफगानिस्तान देखना चाहता है जो स्वतंत्र, सुरक्षित, अखंड, शांत और लोकतांत्रिक हो। हम दोनों ही किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ है। जब जब मोदी पुतिन से मिले या फिर पुतिन मोदी से, दोनों की बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री गजब की नजर आई। इस रिश्ते में एक दूसरे के लिए कितना आदर है, इस फुटेज से समझिए। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन खत्म करने के बाद मोदी और पुतिन ने हाथ मिलाए। गौर से देखिए, मोदी रुके और पुतिन को आगे चलने का इशारा किया, लेकिन पुतिन बोले, मैं नहीं, आप आगे चलिए। दोस्ती की यही कहानी मोदी की जुबानी सुनिए। आज मैं पूरा दिन मेरे मित्र के साथ था।
देश दुनिया की बातें हुई, लेकिन जब आपके विषय में वो बातें करने लगे तो इतने इमोशनली इन्वॉल्व थे। और शायद राष्ट्रपति पुतिन एक इंसान के रूप में क्या है वो अगर जानना है, समझना है, तो जब वो इस सीरियस के संबंध में बात करते हैं, आप लोगों के संबंध में बात करते हैं, तो उनकी आंखों में, उनके सपने, ये सब ऐसे दिख रहा है कि जो दुनिया सोचती है ये राष्ट्रपति पुतिन बिल्कुल ही अलग इंसान है। इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, दोनों की शख्सियत में कई बातें कॉमन हैं। मोदी रोज 4 से 5 घंटे की नींद लेते हैं, जबकि पुतिन 5 से 6 घंटे की नींद। मोदी रोजाना सुबह योगा करते हैं, वहीं पुतिन रोजाना 2 घंटे जिम में बिताते हैं। मोदी हेल्दी खाना खाते हैं, पुतिन भी हेल्दी खाना खाते हैं। मोदी कपड़ों के शौकीन हैं, पुतिन भी कपड़ों के शौकीन। मोदी रोजाना 18 घंटे काम करते हैं, जबकि पुतिन रोजाना 15 घंटे काम। मोदी और पुतिन का दोस्ताना 19 साल पुराना है, जो हर नए दिन के साथ और गहरा होता गया। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने स्वीकृत किया हमारे इनविटेशन का, जो कि मई 9 तारीख को किया जाएगा अगले साल, हमारी 75वीं वर्षगांठ को विक्ट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। इस दोस्ती में सम्मान है, इस दोस्ती में बहुत दम है। मोदी पुतिन की दोस्ती से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। भारत की कूटनीति के सामने परास्त पाकिस्तान अब भी आतंकवादियों को हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल कराने की चालें चल रहा है। उन्हें पाकिस्तानी आर्मी कवर फायर देकर हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसका सबूत है 2 जिंदा आतंकवादी, जिन्होंने अपने कबूलनामे में पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब किया। इन 2 आतंकवादियों ने अपने अड्डे का पता भी बता दिया। तो क्या एक बार फिर स्ट्राइक झेलने के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना नहीं चाहिए? मेरा नाम खलील अहमद है, मेरी उम्र 36 साल हो गई है और मैं पाकिस्तान रावलपिंडी जलेबी चौक से आया हूँ। गांव टेढ़ा बन है और मैं मुजाहिदीन का काम करता हूँ लश्कर-ए-तोयबा के साथ। और फिर मैंने ट्रेनर एक हफ्ते की काचर बन में की है और मेरे साथ नजीब, उसने भी एक ही दिन काम शुरू किया हमने ट्रेनर का। 3-4-5 साल हो गए हैं हमने दोनों। और उसके बाद हमने उधर प्लानिंग बढ़ाई है कि हम बॉर्डर क्लास करके जाएंगे और आगे दोनों मुजाहिदीन और दूसरे मुजाहिद पाक फौज वो भी उनके साथ भी तैयार थे। मेरा नाम मोहम्मद नजीम, उम्र 20 साल। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद आरफ खान। मैं पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी फैक्ट्री से तल्लक रखता हूँ। मैं एक मुजाहिद हूँ। मैं लश्कर-ए-तोयबा से तल्लक रखता हूँ। मैंने लश्कर-ए-तोयबा से ट्रेनिंग हासिल की। मेरे साथ मुबशिर और खलील ने भी काचरबान में ट्रेनिंग दी। हमारा उस्ताद कमांडर नदीम। हमारा पीछे वाला ग्रुप LC के पीछे था। हमने मिलकर हमला और घुसपैठ करना था। हमारे साथ पाकिस्तान फौज के नायक आसिफ ख्वालदार जबीर भी शामिल थे। मैं और खलील पकड़े गए। आप भी काचरबान में 10 से 15 मुजाहिद पाक आर्मी की मदद से हिंदुस्तान पर घुसपैठ और हमले की फिराक में हैं। भारत जो बार बार कहता था और पाकिस्तान जो बार बार छिपाता था, उसका जिंदा सबूत आपके टीवी पर है। 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों का पूरा कबूलनामा। लश्कर ने इन्हें ट्रेन किया, पाकिस्तान की सेना ने इन्हें रास्ता दिखाया और ये बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान में आ गए। पहला पाकिस्तानी आतंकवादी। पहले आतंकवादी का नाम खलील अहमद है, उम्र 36 साल, पता जिड़ाबन रावलपिंडी पाकिस्तान है, लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है। दूसरा पाकिस्तानी आतंकवादी का नाम मोहम्मद नाजिम है, उम्र 20 साल है, पता रावलपिंडी,
लश्कर ए तैयबा का आतंकी। 370 हटने के 30 दिन बाद भी भारत की आर्मी सरहद पर पूरी तरह चौकन्ना है। इसलिए ये पाकिस्तानी पकड़े गए, वरना ये कश्मीर के अंदर खून खराबा मचा देते। 4-5 साल हो गए हैं हमें दोनों, और उसके बाद हमने उधर प्लानिंग बढ़ाई है कि हम बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे, और आगे दोनों मुजाहिदीन और दूसरे मुजाहिद पाक फौज वो भी उनके साथ भी तैयार थे। पाकिस्तान बार बार एटम बम वाली युद्ध की धमकी देता है, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तान की आर्मी वही पुराना खेल खेल रही है। 20 से लेकर 40 साल के पाकिस्तानियों को ब्रेन वॉश किया जाता है। इसके बाद हाथ में बंदूक थमाकर मरने के लिए कश्मीर में भेज दिया जाता है। हमारे साथ पाकिस्तान फौज के नायक आसिफ ख्वादार जुबैर भी शामिल थे। मैं और खलील पकड़े गए। अब भी काचरबान में 10 से 15 मुजाहिद पाक आर्मी की मदद से हिंदुस्तान पर घुसपैठ और हमले की फिराक में हैं। पिछले 30 दिन से पाकिस्तान लगातार एक बड़े आतंकवादी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए 1000 से ज्यादा आतंकवादियों की सेना सरहद के उस पार खड़ी है। उन्हें सरहद पार कराने के लिए पाकिस्तान ने लॉन्च पैड भी बना लिए हैं। पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ एक आतंकवादी संगठन के जरिए घुसपैठ कराने की कोशिश नहीं कर रही। 10 से ज्यादा आतंकवादी संगठन के दहशतगर्द एक साथ सरहद पर खड़े हैं। 24 घंटे में एक बार जरूर आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। All the launch pads across the line of control are as of full with the terrorists of various tanzims. Pakistan is attempting every night and day in assistance with Pakistan army posts which are there on the line of control. Even these two terrorists who have been captured, they were also housed at the Pakistani forward post of the army, and then they were being guided by the Pakistani regular troops up to the line of control. आपको पीओके के अंदर की खबर देंगे। ये बताएंगे इस वक्त किस लॉन्च पैड पर कितने आतंकवादी खड़े हैं, किस आतंकवादी कैंप में आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन इससे पहले ये सुनिए कि आखिर लश्कर के ये 2 लड़ाके कैसे पकड़े गए। ये 21 अगस्त की रात की बात थी। आतंकवादियों का झुंड सरहद पार करने के लिए आगे बढ़ा। हिंदुस्तान की आर्मी की नजर से पाकिस्तानी आतंकवादियों की फौज बच नहीं पाई। रात के वक्त पाकिस्तानियों पर हमला हुआ। घुसपैठ करने आए आतंकवादी उल्टे पांव भागे। भारत की आर्मी के जवानों ने इन 2 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ लिया। इस वक्त भी ये पाकिस्तानी हिंदुस्तान की कैद में हैं। रोजाना की तरह 21 अगस्त को पीओके से घुसपैठ की कोशिश। भारतीय सेना ने घुसपैठ कर रहे आतंकियों को खदेड़ा। इस दौरान 2 आतंकियों को पकड़ लिया। They were arrested in Gulmarg sector, and now that the question has come, I would like to just show you a Google map. This is the area of Hajipir Pass. This is the Shamshabadi going, Pir Panjal going, and this is the area of Hilan Makhni Baul, which is in the illegal occupation of Pakistan, in the Pakistan illegally occupied Kashmir, and this is where the Bata Hilan and the launch pad and the army, Pakistan army posts were there from where they were launched, and they were coming towards the area of Afrawat, which is also happened to be on the Pir Panjal, on the boundary between 15 Corps and 16 Corps. So overall, this area falls under the Gulmarg sector, as we call it. भारतीय सेना ने दोनों आतंकियों को पकड़कर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। पक्की खबर मिली है कि पाकिस्तान ने पीओके में एक हफ्ते के अंदर आतंकवादियों की संख्या 300 से बढ़ाकर 1000 के पार कर दी है। ये आतंकवादी लाहौर से लेकर रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों से बुलाए गए हैं। जिंदा पकड़े गए खलील और नाजिम दोनों रावलपिंडी शहर से ही हैं। खबर है कि इनके साथियों की तैनाती पीओके की ही लीपा वैली में है। इस वक्त पीओके में 4 बड़े टेरर कैंप चल रहे हैं। हर आतंकवादी संगठन के हिसाब से आतंकवादियों को सब ग्रुप्स में बांटा गया है। मतलब लश्कर के आतंकवादी अलग अलग 4 ग्रुप में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जैश और हिजबुल के आतंकवादियों का भी अलग ग्रुप है। 4 बड़े शहरों में आतंकवादियों की भर्ती के लिए कैंप लगाए गए हैं। मनशेरा, मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर में इस वक्त कैंप चल रहे हैं।
लेकिन रावलपिंडी में चलाए जाने वाला कैंप खुद पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। इससे पहले लश्कर या जैश के कैंप से लड़ा के पाकिस्तानी आर्मी के पास आते थे, लेकिन इस बार थोड़ा फर्क है। पाकिस्तान की आर्मी रावलपिंडी में लड़ाकों को आर्मी जैसी ट्रेनिंग देकर अब लश्कर का ठप्पा लगा देती है। 2 पाकिस्तान के सिटीजन अभी हमारे कब्जे में हैं जो लश्कर तोयबा से ताल्लुक रखते हैं। उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी ने की है। वो आके पाकिस्तान आर्मी के कैंप में रुके हैं और पाकिस्तान आर्मी के लोग उनको एलसी तक गाइड करके लेकर छोड़ने आए थे। पाकिस्तान नॉन स्टॉप साजिश रच रहा है। भारत की सेना लगातार 24 घंटे बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी कर रही है। हमारी सेना इतनी एक्टिव है, इसलिए 30 दिन में 3000 से ज्यादा साजिश नाकाम हो चुकी है। हजारों आतंकवादी उस पार खड़े हैं, लेकिन घुसते ही पकड़े जा रहे हैं। इसलिए कोई सेना पर सवाल उठाता है तो उसे 1000 बार सोचना चाहिए कि अगर सेना चुस्त नहीं रहेगी तो दुश्मन की साजिश को कौन नाकामयाब करेगा। आज हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने सधे और कड़े शब्दों में कहा कि पाकिस्तान ने अगर अपनी चाल और चरित्र नहीं बदला तो पाकिस्तान का मानचित्र बदल दिया जाएगा। अब की बार 1971 से भी कुछ बड़ा होने वाला है और ये बात आज डंके की चोट पर कश्मीर का जिम्मा संभालने वाले जनरल ढिल्लों ने कही। 16 दिसंबर 1971, ये तारीख तो आपको याद होगी। हिंदुस्तान के गौरव का ये अविस्मरणीय क्षण तो आपको याद होगा जब दुनिया के मानचित्र पर पाकिस्तान का नक्शा बदल गया। एक दिन पहले तक जो मुल्क हिंदुस्तान से जंग लड़ रहा था, उसके 90,000 सैनिकों ने ढाका स्टेडियम में भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जीएस अरोरा के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन 2 टुकड़ों में बंटने से पाकिस्तान को शायद संतोष नहीं हुआ। लिहाजा एक बार फिर पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने की तैयारी कर रहा है। Pakistan Army ISI, let them try anything. They will be befittingly replied to and replied to in the manner which the generations to come will remember. This has been told by the Honorable Defence Minister. This has been told by my Chief of Army Staff. This has been conveyed firmly by my Army Commander. And I again on behalf of Indian Army can confirm to you Pakistan Army will be taught a lesson which they would have never understood, probably better than 1971. जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। पाकिस्तानी हुक्मरानों के खेल तमाशे ऐसे ही चलते रहे तो 1971 की जंग तो बीते वक्त की बात हो गई। अब की जंग हुई तो पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बंट जाएगा। उसे ना तो इमरान खान की अक्ल बचा पाएगी, ना बाजवा की बाजगिरी बचा पाएगी। पाकिस्तान के टुकड़े होने की कहानी सिर्फ हिंदुस्तान आर्मी के प्रहार से संपन्न नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान के भीतर से उठने वाली आवाजें भी इस मुल्क का मानचित्र बदलने के लिए काम आएंगी। सवाल है कैसे आज का पाकिस्तान 5 हिस्सों में बंट जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान की जियोग्राफिया को समझना जरूरी है। इस्लामाबाद की सियासत 4 सूबों की सियासत से चलती है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का खैबर पख्तूनवा। सियासत में सबसे ज्यादा दबदबा पंजाब का है, जिस पर अरसे से नवाज शरीफ की पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। यहां सरकार जरूर तहरीके इंसाफ पार्टी की है, लेकिन पीएमएल नवाज का दबदबा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मरियम नवाज और शाहबाज शरीफ यहां इमरान खान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पाकिस्तान का दूसरा प्रमुख प्रांत है सिंध, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दबदबे वाला क्षेत्र है। यहां इमरान खान की बिल्कुल नहीं चलती। सिंध में पीपीपी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह हैं। बिलावल भुट्टो और उनकी बहन आसिफा भुट्टो यहीं से इमरान खान को चुनौती दे रहे हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर पर मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट की पकड़ है। एमक्यूएम के नेता अल्ताफ हुसैन भी इमरान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कसे हुए हैं। बलूचिस्तान पर इस्लामाबाद के मन की कभी नहीं चली, इमरान की भी नहीं चलती। बलूचिस्तान वो प्रांत है जहां से उठने वाली हर आवाज को पाकिस्तान के बुज़दिल जनरल अपने बूटों से खामोश करते रहे हैं। यहां बलूचिस्तान आवामी पार्टी के लीडर जाम कमाल खान सीएम हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का खैबर पख्तूनवा को इमरान खान अपना प्रांत कह सकते हैं। यहां उन्हीं की पार्टी की सरकार भी है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने यहीं से इस्लामाबाद मार्च करने का ऐलान करके इमरान की मुश्किलों की शुरुआत की है। खैबर पख्तूनवा के पश्तूनों ने भी इमरान खान और फौज के खिलाफ बगावत का झंडा उठा रखा है। आप इस्लामाबाद आने पे मुसर हैं? मुसर हूँ। कब आएंगे? 31 तारीख तक इमरान खान मुस्ताफी हो जाए, वरना फिर उसके बाद अपने अंजाम का इंतजार करें। अगर 31 को मुस्ताफी न हुआ
हाँ। तो फिर अक्टूबर में आने का हमारा फैसला अटल है। और अगर मुस्ताफी हुआ तो फिर नहीं है? फिर नहीं। तो अक्टूबर में अटल है, अक्टूबर से आगे नहीं ले जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर इंडिया के साथ जंग छिड़ गई फिर भी आप ये काम करेंगे? इंडिया के साथ फिर हम जंग लड़ेंगे, वो क्या लड़ेगा जी, उसको क्या जंग आती है? अगर कुछ नहीं होगा, मैं आपको एक बात और कह दूं, हाँ, जंग नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। यही नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपीपी इसमें एक साथ हैं। कि ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, इस सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। जो हमारा मुआशी पॉलिसी का पोजीशन है वो आपके सामने है। ये होता है नतीजा जब हमारा सिलेक्टेड को आके बिठाते हैं। पाकिस्तान की आधी आबादी पर भुट्टो की पार्टी पीपीपी का दबदबा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। सिंध बलूचिस्तान को लेकर पंजाब के एक हिस्से में पीपीपी का दबदबा कायम है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं इलाकों से आती। अब आप गिरफ्तार हो चुके हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर पे आए हुए हैं, कुछ अंदाजा है आपको कितना अरसा ये आपकी गिरफ्तारी चलेगी? मैं नहीं समझता हूँ ये हुकूमत ही चलेगी। अच्छा, मेरी गिरफ्तारी तो क्या, ये हुकूमत ही इतना नहीं चलेगी। हुकूमत को हम गिराना चाहते हैं, पार्लियामेंट को हम तोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है कोई और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो जाए, कोई और सिलेक्टेड वजीर हो जाए। ये जो आप बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं सिलेक्टेड, तो अगर प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड है तो फिर पार्लियामेंट भी सिलेक्टेड है, सब सिलेक्टेड है। तो फिर आप इस पार्लियामेंट को क्यों नहीं गिराना चाहते? सिर्फ इसलिए कि जमहूरियत की जो ये एक वेव है उसको हम खत्म नहीं करना चाहते हैं। भूगोल और सियासत के इस समीकरण में एक किरदार है पाकिस्तानी आर्मी, जो पूरे मुल्क में अपने बूटों की धमक रखती है, लेकिन उसका इतिहास इतना कलंकित रहा कि पूछिए मत कब बागी हो जाए, क्या भरोसा। इतिहास गवाह रहा है कि 4 युद्धों में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को धूल चटाई है और जब चाह घर में घुसकर मारा है। लिहाजा अब की बार जंग हुई तो आज जो पाकिस्तान का नक्शा है कल दुनिया के मानचित्र पर 5 टुकड़ों में बिखरा दिखेगा। पाकिस्तानी सियासतदानों की तमाम नादानियां, आर्मी की तमाम चालाकियां और आतंकवादियों की तमाम शैतानियों का शायद यही हश्र होना है। पंजाब के गुरदासपुर में पटाखा फैक्ट्री में मरने वालों का आंकड़ा 19 तक पहुंच चुका है। गुरदासपुर के बटाला में शाम करीब 4 बजे यह हादसा हुआ। करीब 4.5 घंटे बाद भी मलबे में दबे लोगों को निकाले जाने का काम जारी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स राहत और बचाव के काम में जुटी है। जिस पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ वो रिहायशी इलाके में चल रही थी। सवाल उठ रहे हैं कि पटाखा फैक्ट्री को रिहायशी इलाके में चलाने की इजाजत कैसे मिली।